सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता रेखा। अब निर्धनता रेखा को समझिए कि मान लीजिए आपका एग्जाम होता है और 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ। टीचर ने कहा देखिए 40 के ऊपर जो लाएगा वो पास, 40 के नीचे रहेगा वो फेल। तो इसी तरीके से एक निर्धनता की रेखा हर एक देश में तय की जाती है, क्योंकि हर एक देश का परिवेश अलग है। अगर आप कनाडा की बात करेंगे या अमेरिका की बात करेंगे तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करेगा। हमारे यहाँ परिवेश अलग है, रहने का तरीका अलग है, संसाधन अलग है, वहाँ पर चीज़ें अलग हैं। तो उसके हिसाब से हर एक देश में एक निर्धनता रेखा बनाई जाती है। ये निर्धनता रेखा कई चीज़ों को, कई पहलुओं को ध्यान में रख के बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर 100 में अगर 40 से कम आ गए तो आप फेल हो जाएंगे, यानी इसका मतलब निर्धनता रेखा अगर ये हुई तो अगर आप 40 मार्क्स से कम आए आपके, तो आप निर्धनता रेखा के नीचे हैं, आप फेल हैं। और जो 40 के ऊपर है 41 और जिसके 40 प्लस मार्क्स आए हैं वो पास हो गया, वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। तो निर्धनता रेखा इस तरीके से एक रेखा होती है, जिसके नीचे निर्धन, जिसके ऊपर नॉन निर्धन या निर्धन नहीं माना जाता। तो किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है, कैसे माना जाता है? यदि अगर उसकी आय जो तनख्वाह पा रहा है या जो कमा रहा है या वो चीज़ों का जो उपभोग कर रहा है, चीज़ों को जो कंज्यूम कर रहा है या जो चीज़ों को खरीद रहा है, उसका स्तर किसी न्यूनतम स्तर, ये जो रेखा है, इसके नीचे हो। इसका मतलब जो उसकी बेसिक आवश्यकताएं हैं, ये बेसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर ये बेसिक आवश्यकताएं और जो जो मूल आवश्यकताएं हो सकती हैं, इसकी रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी है, जैसे मैंने कहा सामाजिक अपवर्जन और बाकी असुरक्षा वगैरह, तो मूल आवश्यकताओं को भी अगर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो निर्धनता रेखा के नीचे है। हर एक देश में एक काल्पनिक रेखा होती है, बनाई जाती है। हर एक देश की अलग अलग रेखा बनाई गई है, जिसे विकास और उसके जो स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि हर देश का परिवेश अलग है। अब हमारा देश डेवलपिंग इकोनॉमी है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे तो डेवलप नेशन है, वहाँ पर अलग तरीके से एक रेखा बनाई जाएगी। हमारे यहाँ अलग मानदंड होंगे, हर अलग अलग फैक्टर होंगे जो इस रेखा को डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अमेरिका में जिस आदमी के पास कार नहीं है वो निर्धन माना जाता है। क्या आप मान सकते हैं कि हमारे देश में किसी के पास कार नहीं है तो वो निर्धन है? हमारे देश में कार रखना तो विलासिता है, यानी कि लग्जरी है। अगर हमारे पास 2-3 कारें हैं, 2-3 गाड़ियां हैं, तो हम कहेंगे अमीर आदमी है ये तो। और जो साइकिल से चल रहा होगा या और पैदल चल रहा होगा, जिसके पास कोई भी साधन नहीं है, तो हम मानेंगे वो निर्धन है। तो भारत में जो ये रेखा मैंने बताई, निर्धनता रेखा, उसका निर्धारण कैसे होता है? वो जीवन कैसे जी रहे हैं लोग, यानी कि खाने की आवश्यकता, खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन यानी कि जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकता है। हमारे देश में ये कारोबार की तो बात छोड़िए, पहले तो खाने को मिल जाए, कपड़े जूते मिल जाए, हमें थोड़ा आने जाने के लिए ईंधन मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, चिकित्सा मिल जाए। अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन सब को लेके फिर एक निर्धनता रेखा बनाई जाती है। हमारी निर्धनता रेखा इन पे डिपेंडेंट है। फिर क्या करते हैं, इन भौतिक मात्राओं को, ये जो जितनी भी भौतिक मात्राएं हमने गिनाई, इनको रुपये, देखिए खाद्य, एक आदमी को कितना खाना चाहिए, एक आदमी को कितने जूते चाहिए साल में, एक आदमी को कितने कपड़े चाहिए, उन सब का पैसे में, मतलब कितने अगर ये मान लीजिए 4 कपड़े चाहिए, 4 कपड़े मान लीजिए एक कपड़ा 50 रुपए का है, तो 200 रुपये हो गए। ऐसे सबके पैसे जोड़ दिए जाते हैं, और ये जो पैसे जोड़ दिए जाते हैं वही, यानी 4 चाहिए और 50-50 रुपए के हैं, तो कितना हो गया 200। तो ये जो मात्रा है इन सबको जोड़ दिया जाता है, और ये जब जुड़ गई, जैसे मैंने क्या किया, इन कपड़ों को जोड़ा, मतलब कपड़ों को जोड़ा। मान लीजिए जूते हैं, मान लीजिए 100 रुपये के जूते हैं, 4 जूते चाहिए मान लीजिए साल में, तो 400 हो गया। तो इस 400 और 200 को जोड़ दीजिए। ऐसी इसका खाद्य आवश्यकताओं को निकाल लीजिए, ईंधन कितना चाहिए, प्रकाश मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी कितनी आवश्यकता है, उन सबको, जैसे ये एक्स अमाउंट है, वाई अमाउंट है, 200, 400, एक्स, वाई, इन सबको जोड़ दीजिए। अब ये सब जो जुड़ जाएंगे, यही आपके निर्धनता रेखा को तय करेगा। तो निर्धनता रेखा का जो आकलन होता है, उस समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वंचित, यानी जो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कि खाद्य आवश्यकता कितनी है, क्योंकि खाद्य
हर आदमी की सबसे पहले होती है आवश्यकता खाने की, बाकी बाद में आता है, कपड़े जूते बाद में हो जाएंगे, पहले खाना चाहिए हमें। तो उसके लिए कैलोरी, एक आदमी को कितनी कैलोरी चाहिए, जैसे मान लीजिए एक आदमी को 1200 कैलोरी चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एक नंबर है बस ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक आदमी को 1200 कैलोरी चाहिए, है ना। तो इसकी आयु कितनी है, अगर ये 60 साल का होगा तो शायद इतनी नहीं चाहिए होगी, लेकिन अगर 20 वर्ष का होगा तो हो सकता है इसको 1400 कैलोरी चाहिए हो। तो उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से महिलाओं को थोड़ा सा कम चाहिए होता है। कोई काम कर रहा है, अगर कोई शहर में काम कर रहा है उसको कम कैलोरी चाहिए, लेकिन अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, उसे ज़्यादा कैलोरी चाहिए। तो ये आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो हर एक जगह के हिसाब से ये सब की कैलोरी निकाली जाती है। कैलोरी मतलब होता है जो एनर्जी देती है हमें, हम खाना खाते हैं तो हमें कैलोरी मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती है, वही कैलोरी होता है। तो खाने की का जो आज का जो वर्तमान ये कहें कि एक निर्धनता रेखा बनाने के लिए जो सूत्र है, वो हर एक आयु, लिंग और इसके हिसाब से, काम करने के हिसाब से बदलता है, उसके हिसाब से कैलोरी डिफाइन करती है। तो अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी, ये सब मिलाकर, क्योंकि एक इंसान के लिए क्या चाहिए, अनाज यानी कि चावल रोटी चाहिए, दाल चाहिए प्रोटीन के लिए, सब्जियां चाहिए फ्रेश, और दूध चाहिए, दूध बहुत ज़रूरी है, तेल, चीनी, बगैर तेल के चीज़ें नहीं बनती है, चीनी, शक्कर एनर्जी के लिए चाहिए, चाय, किसी भी चीज़ के लिए चीनी चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बो होता है, सुक्रोज होती है, फ्रुक्टोज होती है, बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर एक शरीर को स्वस्थ आप माने तो उसको लो ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक कैलोरी की आपूर्ति करती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक इंसान को ये सब चाहिए। तो ये सब चीज़ों को मिला के फिर निर्धनता रेखा बनती है। ऐसा नहीं बन जाती कि बस एक लाइन बना दी, सब चीज़ों का आकलन होता है, एक बाकायदा सूत्र है, उसका एक फॉर्मूला है, उसको इन सब चीज़ों को लेके अलग अलग लोगों के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। तो भारत में जो स्वीकृत कैलोरी है, आवश्यकता क्या है, एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाएंगे आप तो एक इंसान जो शारीरिक कार्य करता है, लेबर काम करता है, मान लीजिए किसी खेती का काम करता है, एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक गांव के क्षेत्र में उसको 2400 कैलोरी चाहिए। यही अगर एक बंदा है जो नगर में रहता है और मान लीजिए कोई कंप्यूटर पे काम करता है, या फिर मान लीजिए वो किसी और जगह काम करता है, बैठने का काम है उसका, उतना ज़्यादा शारीरिक काम नहीं है, और अमूमन देखा जाता है कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं शारीरिक, शहर के लोग थोड़ा कम काम करते हैं। तो शहर के लोगों के लिए 2100 कैलोरी ये व्यक्ति प्रतिदिन, एक व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी इनको चाहिए। शहर वाले को 2100 चाहिए, गाँव वाले को 2400 चाहिए। तो कैलोरी की आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों के वृद्धि के हिसाब से समय समय पर संशोधित किया जाता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपने तय कर दिया कि देखिए जो जिस आदमी के पास 5000 रुपये है, वो सब जो मैंने आपको आंकड़े बताए जोड़ के 5000 रुपये हो गए, 5000 जिसके ऊपर है आप बोलेंगे 5000 जो कमाता है वो तो गरीब है, 5000 से ऊपर अमीर है, इसके नीचे निर्धन है। लेकिन ये चेंज होता रहता है। मान लीजिए अगर ये जिसे हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, है ना, इन्फ्लेशन रेट यानी कि चीज़ों की अमाउंट में बढ़ोतरी हो रही है या उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो जब कीमतें बढ़ती हैं तो ये 5000 का आंकड़ा काम नहीं करेगा। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो 5000 भी कम हो सकते हैं, तो इसको 7000 कर दिया जाएगा। यानी कि इसका संशोधन होता रहता है समय समय पर। जो आदमी, जो मुद्रा की वैल्यू होती है, जो खरीदने की प्रति व्यक्ति जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से, और कीमतों की वृद्धि, जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, तो ये इसको हम चेंज करते हैं। वर्ष 2012-11 इसमें निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह। यानी कि अगर मैं 816 और प्रति माह ये 1000 लिखूं, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई 816 कमाता है हर महीने, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये कमाता है प्रति महीने, अगर इसके ऊपर है वो निर्धन नहीं है, इसके नीचे कोई कमाता है तो वो निर्धन है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद जो शहरी क्षेत्र हैं वो उच्च राशि आवश्यकता। अब आप वो कहेंगे कि देखिए अरे इनको तो ज़्यादा खाना चाहिए, फिर आप 816 क्यों कह रहे हैं? इनको तो कम खाना चाहिए तो ज़्यादा पैसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि शहरों में महंगाई ज़्यादा है। शहरों में अमूमन महंगाई ज़्यादा पाई जाती है, गाँव में महंगाई थोड़ी कम होती है। इसीलिए जो कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होने के बावजूद शहरी क्षेत्र की जो उच्च राशि आवश्यक वस्तुओं की अधिक कीमत होने के कारण है, यहाँ 1000 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कीमतें ज़्यादा होती हैं। अब ये तो प्रति महीने है, इस प्रति महीने को 816 को आप मल्टीप्लाई करिए 12 से, 1 साल का हो गया। 1000 रुपये को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, 1 साल के लिए हो गया। तो
2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार 4,800, ये पूरे साल के लिए मैं बता रहा हूँ, 4,080 रुपये प्रति माह से कम पर निर्धनता रेखा के नीचे होगा। इसका मतलब जब आप कहते हैं कि 816 है, अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 6 5 5 6 30, 5 1 5 8, 5 8 40, 5 सदस्य का एक परिवार है। 816 अगर एक आदमी कमाता है, 5 सदस्य है, तो 4,080 इनके पास होने चाहिए। 4,080 के हिसाब से, ये मैं एक आदमी का बता रहा था, अब 5 आदमी आ गए हैं। अगर कोई 4,080 से कम कमाता है, एक परिवार 5 आदमियों का है, तो वो परिवार गरीब है, वो निर्धन है। शहरी क्षेत्रों में क्या करेंगे? शहरी क्षेत्रों में ये 1000 है, 5 लोग मान लीजिए, तो 5,000 हो गए। तो शहरी क्षेत्र में अगर कोई 5,000 से कम कमाता है, वो गरीब है, 5,000 से ऊपर वो ठीक ठाक है। तो निर्धनता रेखा का आकलन हर 5 वर्ष पर, जैसे मैंने कहा, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये करता है। कौन करता है? निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? NSSO। ये जो मैंने निर्धनता रेखा के बारे में सारा कैलकुलेशन बताया आपको, ये कौन करता है? NSSO। विकासशील देश जैसे हमारा देश है, उसके बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे बहुत सारे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब अगर कोई यूएस का आदमी है और कोई हिंदुस्तान का आदमी है, इनको बराबर लाना पड़ेगा ना, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कौन अमीर है कोई गरीब है। तो इसकी बराबरी को यानी कि एक मानक, एक समान मानक में लाने का काम, और उसके बाद इसके बारे में तय करना कि कौन अमीर है, गरीब है, कौन निर्धन है, ये कौन करता है? जैसे हमारा विश्व बैंक है। जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर $1 के हिसाब से, जैसे सबका सारे देश ले लिए, $1 के हिसाब से इसका क्या रेट हुआ, इंडिया का क्या हुआ, इजराइल का क्या हुआ, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये विश्व बैंक करता है, यानी कि सबको पहले एक लेवल पे लाया जाता है। निर्धनता के अनुमान, अब इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।